हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस 11 टू 20 डिस्कस करने वाले। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पे दो केसेस गिवन है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 और केस 2 में फर्क क्या होगा? केस 1 में तुम देख रहे हो कि ब्लॉक बी नीचे की तरफ मूव करेगा और ब्लॉक ए लेफ्ट की तरफ, और अगर ब्लॉक ए लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो ब्लॉक बी को भी अपने तरफ ले जा रहा होगा। लेट्स सॉल्व फॉर केस 1। केस 1 को सॉल्व करने से पहले केस 2 में डिफरेंस देखो। डिफरेंस क्या होगा? केस 2 में जब ब्लॉक बी नीचे जा रहा होगा तो यहाँ पे भी ब्लॉक ए लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, बट केस 2 में ब्लॉक ए ब्लॉक बी को अपने साथ लेके नहीं जाएगा। तो केस 2 में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खाली ब्लॉक ए मूव कर रहा है एंड केस 1 में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं। सो फॉर केस 1, इफ आई अप्लाई द फोर्स इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खाली टी लग रहा होगा और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन अगर मैं ax मान लूं तो t इक्वल्स टू 20 + 40 इंटू ax। और वर्टिकल के लिए अगर मैं खाली ब्लॉक बी का फोर्स इक्वेशन लिखूं, ब्लॉक बी पे नीचे उसका वेट लग रहा होगा, ब्लॉक बी का मास 20 दिया हुआ है तो वेट 200, ऊपर टेंशन t और एक्सेलरेशन ay नीचे। कंस्ट्रेंट से अपन ay और ax समेशन t डॉट a इसको जीरो करने पर ay और ax सेम आ जाएगा। तो ब्लॉक बी का फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? 200 माइनस टी इक्वल्स टू ब्लॉक बी का मास विच इज 20 kg इंटू ए वाई, और ए वाई के बदले मैं ए एक्स ही लिख सकता। तो इन सबको ऐड करने पर टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा। एल एच एस में 200 बचेगा और आर एच एस में क्या बचेगा? 20 + 40 + 20 80 टाइम्स ए एक्स। तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 20/8। 20/8 मतलब 5/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और अपन को किसका एक्सेलरेशन कंपेयर करना है? ब्लॉक बी। तो फर्स्ट केस में ब्लॉक बी का जो नेट एक्सेलरेशन है उसको अपन √(ax² + ay² मतलब √2 टाइम्स 5/2 लिख सकते। तो फर्स्ट केस में ये 5/√2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। वैसे ही सेकेंड केस के लिए देखते हैं। इधर सेकेंड केस में हॉरिजॉन्टल में अपन खाली ब्लॉक ए को ही देखेंगे क्योंकि ब्लॉक बी हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा, और ब्लॉक ए पे हॉरिजॉन्टली खाली टेंशन टी लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ax मान लेते। तो यहाँ पे t की वैल्यू मास ऑफ ब्लॉक ए टाइम्स ax ये होगी। और वर्टिकल में ब्लॉक बी को देखो, ब्लॉक बी पे टेंशन t ऊपर, इसका वेट 200 न्यूटन डाउनवर्ड्स और इसका एक्सेलरेशन ay नीचे, और यहाँ पे भी ay और ax सेम ही होंगे बाय कंस्ट्रेंट्स। तो वर्टिकल में फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? 200 माइनस टी इक्वल्स टू 20 ay विच इज सेम एज ax। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो 200 comes out to be equals to 60 ax। तो इस केस में ax की वैल्यू क्या होगी? 20/6 मतलब 10/3, और ay भी सेम होगा। और इस केस में ब्लॉक बी का जो नेट एक्सेलरेशन है वो खाली ay के इक्वल होगा क्योंकि x में तो यहाँ पे ब्लॉक बी मूव ही नहीं कर रहा। सो ओनली 10/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन होगा। और फर्स्ट केस और सेकेंड केस इन दोनों केसेस में अपन को एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना, तो आंसर क्या होगा? 5/√2 डिवाइडेड बाय 10/3 मतलब इंटू 3/10। तो फाइनल आंसर आ रहा है 3/2√2। 3/2√2 मतलब n की वैल्यू 1 होगी इधर भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते। इन द फिगर शोन पुलीज आर आइडियल। Initially the system is in equilibrium and the string connecting M2 to the rigid support is cut। M2 से rigid support मतलब ये वाले स्ट्रिंग को अपन कट कर रहे। फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ M2। देखो इनिशियली अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था और इस वाली स्ट्रिंग में अगर मैं टेंशन T मान रहा हूँ तो ये स्प्रिंग के अंदर भी टेंशन T होगा। तो एक्चुअल में मैं जो यहाँ पे ब्लू में मार्क कर रहा हूँ इस पूरे को अपन स्प्रिंग का ही पार्ट मान सकते हैं, राइट। और अगर अपन येलो स्ट्रिंग को कट करेंगे तो कट करने के इमीडिएटली बाद स्प्रिंग वाले पार्ट में टेंशन चेंज नहीं होगा, मतलब इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर
स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे इसको, स्ट्रिंग का ही एक्सटेंशन बोलेंगे। तो मैंने जो ब्लू में मार्क किया हुआ है उस पूरे में टेंशन टी अनचेंज रहेगा इवन आफ्टर कटिंग येलो स्ट्रिंग। तो इनिशियली इसको T1 मान लेते और येलो स्ट्रिंग के अंदर T2, इसके अंदर टेंशन 2T1 होगा। तो इनिशियली 2T1 was balancing M1G, that means T1 was M1G upon 2। और जैसे ही अपन ने येलो स्ट्रिंग को कट किया, M2 के फोर्स इक्वेशन में क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, नीचे M2G लग रहा है, नीचे T2 तो अभी जीरो हो जाएगा, इसको कट कर दिया, और ऊपर T1 लग रहा होगा। और T1 कट करने के इमीडिएटली बाद सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि T1 corresponds to the tension in the spring and tension in other springs do not change immediately when you cut some string or spring। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। और इसका एसोलेशन अगर मैं ऊपर की तरफ A मान लूं तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, M1G/2 माइनस M2G इक्वल्स टू M2 इंटू A। अच्छा, यहाँ पे मासेस गिवन है, M1 मतलब 15, तो 15 अपॉन 2 विल बी 7.5 इंटू G 75 माइनस 50 इक्वल्स टू 5A। तो 75 माइनस 50 मतलब 25। तो यहाँ से A की वैल्यू 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, राइट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। In the given figure, find the velocity in centimeters per second and acceleration in meters per second square of block B if the velocity and acceleration of block A are shown in the figure। Okay, तो constraints apply कर देते हैं इधर। ये पूरा अपन को एक सिंगल स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है जो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ। इस पूरे के अंदर टेंशन T मान लो। तो जो स्ट्रिंग A से कनेक्टेड है उसमें टेंशन 2T होगा, ये वाले स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन 2T होगा, और जो स्ट्रिंग B से कनेक्टेड है उसके अंदर टेंशन 4T हो जाएगा, राइट। तो A का वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ दिया हुआ है, B का वेलोसिटी ऊपर की तरफ V मान लेते। A का एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर राइट की तरफ दिया हुआ है, तो B का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A मान लेते। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से क्या मिलेगा अपन को, समेशन T डॉट V इक्वल्स टू 0। A के ऊपर 2T टेंशन राइट में लग रहा है और उसका वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ है, तो माइनस 2T इंटू V। और B का वेलोसिटी, अच्छा इसको अभी के लिए मैं VA लिख देता हूँ ताकि VA और VB में रिलेशन मिल जाए। B का वेलोसिटी VB ऊपर की तरफ एंड टेंशन 4T भी ऊपर की तरफ, तो ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से T कैंसिल और एक 2 भी कैंसिल, तो VA जो है वो 2VB के इक्वल आ रहा है, मतलब VB जो है वो VA/2 होगा एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ B विल बी एक्सेलरेशन ऑफ A अपॉन 2। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा B का, A का वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ है तो ये हाफ मीटर्स पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा और वेलोसिटी अपवर्ड्स होगा, राइट। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14। A slab of mass 10 kg is resting on a frictionless floor with a block of mass 1 kg on its top. Coefficient of friction between the two is given to be 0.1. Horizontal force of 15 newtons is applied to the slab at T equals to 0. Calculate the distance moved by the slab when the block has moved a distance of 0.5 meters on the slab. तो ब्लॉक ने ओवरऑल डिस्टेंस 0.5 मूव किया और अपन को स्लैब का डिस्टेंस निकालना। तो अपन किसी तरह अगर दोनों का एक्सेलरेशन निकाल ले, अपन को पता है कि दोनों का इनिशियल स्पीड 0 है, और सेकेंड इक्वेशन से अगर इनिशियल स्पीड 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट इज हाफ AT स्क्वायर। तो सेम टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। स्लैब का मास 10 kg और ब्लॉक का मास 1 kg। तो अगर दोनों का मैं कॉमन एक्सेलरेशन अज्यूम करूं 15/11, ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा दोनों का। और अभी M1 मास को अगर मैं ऑब्जर्व करूं 1 kg, इसका कॉमन एक्सेलरेशन 15/11 प्रोवाइड करने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन 15/11।
और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना स्टोर में अवेलेबल है? नॉर्मल फोर्स इंटू 0.1। लिमिटिंग फ्रिक्शन खाली 1 न्यूटन अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट 1 से ज्यादा होगा। दैट मीन्स दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो रही होगी और फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक होगा। और इस केस में काइनेटिक इज सेम एज लिमिटिंग, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन खाली एक ही दिया हुआ है। तो ब्लॉक M1 पे जो 1 kg का ब्लॉक है, इस पे 1 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और वैसे ही ब्लॉक M2 पे विच इज 10 kg, इस पे 15 न्यूटन राइट में लग रहा है, 1 न्यूटन लेफ्ट में लग रहा होगा फ्रिक्शन। और इसका एक्सेलरेशन अगर मैं E2 मान लूँ, 15 माइनस 1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 15 माइनस 1 14 अपॉन 10। 14 अपॉन 10 मतलब 7/5 meters per second square. Calculate the distance moved by the slab when the block has moved a distance of 0.5. तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्लैब का डिस्प्लेसमेंट शुड बी सेम एज ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपॉन स्लैब का एक्सेलरेशन। ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 आया था और स्लैब का एक्सेलरेशन 7/5, राइट। और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 0.5, तो इस इक्वेशन से अपन स्लैब का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते। स्लैब का डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 7 अपॉन 5, तो 70, एक सेकेंड सॉरी, 0.7 मीटर्स आ रहा है ना आंसर। 0.5 अपॉन 5 is 0.1, तो स्लैब का डिस्प्लेसमेंट 0.7 मीटर्स आ रहा है। समझ में आया सबको ये? ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा, अपना जो आंसर आया वो मैच नहीं हो रहा, कहीं पे तो अपन ने मिस्टेक की है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्लैब व्हेन द ब्लॉक हैज मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 0.5. ओके, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन में अपन ने मिस्टेक कर दी। ब्लॉक का जो डिस्टेंस 0.5 मीटर्स है वो एक्चुअली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, दिस इज रिलेटिव टू द स्लैब, क्योंकि स्लैब के ऊपर वो 0.5 मीटर्स मूव कर रहा है, ये दिया हुआ है, राइट। तो एक्चुअल में इक्वेशन क्या होगा? अपन ने ऑलमोस्ट पूरा सही सॉल्व किया है, बट ब्लॉक का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करना चाहिए था अपन को। तो ब्लॉक का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0.5 अपॉन स्लैब का डिस्प्लेसमेंट, इसको अपन ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू स्लैब अपॉन स्लैब का एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकते। तो यहां से क्या इक्वेशन मिलेगा? यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू स्लैब, ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 और स्लैब का एक्सेलरेशन 7/5, तो ये -2/5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स दैट ब्लॉक रिलेटिवली लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होगा, यस और नो? तो इस इक्वेशन में वैल्यूज डाल दो। 0.5 अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लैब इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू स्लैब 2/5, सॉरी रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू स्लैब 2/5, और एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब कितना आया था? 7/5। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर स्लैब का डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 7/2 टाइम्स 0.5, तो 7/4 मीटर्स आ रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। A man of mass 50 kg is standing on one end of a stationary wooden plank resting on a frictionless surface. आदमी का मास 50 kg दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है, और प्लैंक का मास 10 kg दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट प्लैंक का जो लेंथ है वो 300 मीटर्स गिवन है। Find the shortest time in which the man can reach the other end of the plank
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड अगेन स्टॉपिंग एट द अदर एंड। तो अगर आदमी को वापस स्टॉप करना है तो कहना है से आधे जर्नी के लिए उसको मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन से जाना होगा और सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी में उतना ही रिटार्डेशन से जाना होगा। तभी वीटी ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, और वीटी ग्राफ जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना ही ज्यादा जल्दी इसके अंदर का जो एरिया है वो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो पाएगा, और तभी अपन को स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम मिल पाएगा, राइट। और मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। अपन अज्यूम करेंगे कि आदमी पे फ्रिक्शनल फोर्स राइट की तरफ लिमिटिंग लग रहा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब 0.2 इंटू नॉर्मल। और आदमी का अगर मैं एक्सेलरेशन a1 मान लूँ, आदमी का मास 50 kg, तो फोर्स इक्वेशन लिखने पर a1 कितना आ जाएगा? म्यू इंटू एम जी, सॉरी ये 100 नहीं होगा, ये 10 होगा। तो फोर्स इक्वेशन लिखने पर a1 की जो वैल्यू है वो 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। और वैसे ही प्लैंक का अगर अपन फोर्स इक्वेशन लिखते, प्लैंक का मास है 10 kg, इस पे सेम फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा 0.2 इंटू 50 इंटू 10, कितना होगा ये? 2 इंटू 50, 100 न्यूटन्स। तो फोर्स इक्वेशन लिखने पर प्लैंक का एक्सेलरेशन लेफ्ट के तरफ 10 meters per second square आ जाएगा। So if we observe the relative acceleration of men with respect to Planck, it will be 2 minus of minus 10, 12 meters per second square। और इतने रिलेटिव एक्सेलरेशन से वो कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा? प्लैंक के लेंथ का आधा, 300 अपॉन 2, 150 मीटर से वो इतने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। और प्लैंक का आधा लेंथ कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगा होगा ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0, तो इस पे सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर दो, 150 इक्वल्स टू ut 0 प्लस हाफ इंटू at स्क्वायर। तो यहाँ से t स्क्वायर 150 अपॉन 6, 25, मतलब टाइम 5 सेकेंड्स आ जाएगा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी के लिए उसको टाइम 5 सेकेंड्स लग रहा है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। तो बाय सिमेट्री कैन बी से ड्यूरिंग रिटार्डेशन भी सेम टाइम लगा होगा। अगर ये 5 सेकेंड है तो ये भी 5 सेकेंड होगा, तो टोटल रिक्वायर्ड टाइम विल बी 10 सेकेंड्स। ये टोटल मिनिमम टाइम होगा प्लैंक को क्रॉस करने के लिए, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। A side view of a simplified form of vertical latch B is shown. The lower member A can be pushed forward in its horizontal channel. The sides of the channel are smooth, but at the interfaces of A and B, which are at 45 degrees with the horizontal, there exists a static coefficient of friction 0.4. मतलब ये वाले सरफेस पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जिसका कोफिशिएंट 0.4 दिया हुआ है, बट चैनल्स के साइड्स पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं। हमसे पूछा गया कि व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड हियर horizontally to start the motion of the latch B if it has a mass of 0.6 kg। तो मोशन जब जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा, B ऊपर की तरफ मूव करेगा। अभी तक मूव करना स्टार्ट नहीं किया होगा, अपन खाली मान रहे हैं कि B का टेंडेंसी ऊपर की तरफ मूव करने का होगा और A का टेंडेंसी राइट की तरफ मूव करने का होगा। तो यहाँ पे जो सरफेस कांटेक्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे? B पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस तरफ लग रहा होगा रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए, और फ्रिक्शन का ये जो नेचर है वो लिमिटिंग होगा। और वैसे ही A पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस तरफ लग रहा होगा, अगेन दिस नेचर विल बी लिमिटिंग। तो अगर अपन A का FBD बनाते, A के FBD में यहाँ पे F फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो B A पे लगा रहा है, और A के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, राइट। और ग्राउंड का भी एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इसको N ग्राउंड बोल लेते। और अभी भी अपन मानेंगे कि दोनों लैचेस A और B अभी भी रेस्ट पे, क्योंकि स्लीपिंग जस्ट स्टार्ट होने वाला, तो इस समय दोनों को अपन रेस्ट पे मान सकते। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से अपन को क्या मिलेगा? F इक्वल्स टू ये एंगल 45 दिया हुआ है, तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n cos 45, तो F की वैल्यू n/√2
मतलब n √2 टाइम्स f होगा, राइट। तो फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो म्यू टाइम्स n, मतलब 0.4 टाइम्स √2 f होगा। अभी अगर अपन ब्लॉक बी का एफवीडी बनाते, ब्लॉक बी पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? ब्लॉक बी पे उसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा, ब्लॉक बी का मास 0.6 kg दिया हुआ है, तो इसका वेट 6 न्यूटन डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर, और इस पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू नीचे की तरफ लग रही होगी, एफ लिमिटिंग। और ब्लॉक बी के लिए भी, लैच बी के लिए भी अपन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो 6 न्यूटन्स प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट एफ लिमिटिंग बाय √2 विल बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट n बाय √2। अच्छा, जो राइट वाला वॉल होगा वो इसको हॉरिजॉन्टली बैलेंस कर रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टली तो कुछ फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, वर्टिकल से अपन को ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल और एफ लिमिटिंग की वैल्यू डाल दो, 6 प्लस एफ लिमिटिंग मतलब 0.4 √2 f अपॉन √2 एंड n अपॉन √2 मतलब f। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर अपन को f की वैल्यू मिल जाएगी 6 इक्वल्स टू f माइनस 0.4 f, तो ये 0.6 f हो जाएगा। तो यहाँ से f की वैल्यू 10 न्यूटन आ रही है। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द स्लिपिंग, राइट। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। ओके, देखो यहाँ पे अपन एक मिस्टेक की है, जब अपन ए का हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिख रहे थे, यहाँ पे अपन ने फ्रिक्शन का फैक्टर नहीं लिया। ए पे फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा होगा ना, तो एक्चुअल में एफ की वैल्यू n बाई √2 प्लस एफ लिमिटिंग मतलब म्यू n बाई √2 ये होगा। ये पहला इक्वेशन आ गया। और दूसरा इक्वेशन क्या आया था? दूसरा इक्वेशन 6 प्लस एफ लिमिटिंग बाई √2 इक्वल्स टू n बाई √2, ये सेकेंड इक्वेशन था, राइट। देखो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स काफी भारी पड़ सकते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना। जो मिस्टेक मैंने की थी वैसे मिस्टेक से बचना, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। तो लैच ए पे अगर हॉरिजॉन्टली अपन फोर्स इक्वेशन लिखते हैं तो ये एफ लिमिटिंग का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ना, जिसको अपन ने मिस कर दिया था। तो लेफ्ट की तरफ एफ लिमिटिंग cos 45 एंड n cos 45, ये दोनों फोर्सेस मिलके एफ को बैलेंस कर रहे होंगे। और अभी इन दोनों इक्वेशन से अपन एफ एफ निकाल सकते। सेकेंड इक्वेशन में भी एफ लिमिटिंग को म्यू एन लिख दो, और फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज करके 6 इक्वल्स टू n बाई √2 इंटू 1 माइनस म्यू एन, और फर्स्ट इक्वेशन में अगेन n बाई √2 कॉमन ले लो, ये 1 प्लस म्यू होगा। और इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो f बाई 6 की वैल्यू 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू आ जाएगी। तो f की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 6 इंटू 1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू 0.4 गिवन है, तो 1.4 अपॉन 1 माइनस 0.4 0.6, तो f की वैल्यू 14 न्यूटन आ रही है इससे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, a chain of mass per unit length lambda equals to 2 kg per meter is pulled by a constant force F. Initially, the chain is lying on a rough surface and passes onto the smooth surface. The coefficient of friction between the chain and the rough surface is given to be 0.1. The length of the chain is L. Find the velocity of the chain when x becomes equals to L. Okay. देखो किसी भी इंस्टेंट पे अगर अपन अज्यूम करें कि x लेंथ ऑलरेडी स्मूथ सरफेस पे आ गया, पहले तो x की वैल्यू 0 थी क्योंकि पूरा का पूरा चेन रफ सरफेस पे ही था, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं अपन माने कि x लेंथ स्मूथ सरफेस पे आ गया, तो रफ सरफेस पे अभी भी L माइनस एक्स लेंथ बचा होगा। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर अपन चेन का फोर्स डायग्राम बनाते, फ्री बॉडी डायग्राम, इतने पार्ट को मैं रफ मान रहा हूँ, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? राइट की तरफ F और लेफ्ट की तरफ खाली इतने पार्ट पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन का जो नेचर है वो काइनेटिक होगा, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू टाइम्स
नॉर्मल फोर्स, और इतने पार्ट के लिए नॉर्मल फोर्स कितना होगा, लैम्बडा मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द करस्पॉन्डिंग लेंथ। लैम्बडा की वैल्यू 2 गिवन है, तो 2 टाइम्स L माइनस एक्स, ये येलो वाले पार्ट का मास होगा जो रफ सरफेस पे रखा हुआ है, इनटू जी, ये येलो वाले पार्ट पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो होगा, एंड इनटू म्यू, तो ये इफेक्टिवली इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, राइट। और इस इंस्टेंट पे अगर अपन इसका एक्सेलरेशन a मान लेते तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, कैपिटल F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू टोटल मास, यहाँ पे अपन को टोटल मास लेना चाहिए, एंड टोटल मास कितना होगा, लैम्बडा टाइम्स टोटल लेंथ इनटू a। तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F माइनस एफ के मतलब 2 टाइम्स म्यू इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो तो म्यू इंटू जी 1 हो जाएगा, तो दिस इज सिंपली 2 टाइम्स L माइनस एक्स अपॉन 2L, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन x बिकम्स L, तो यहाँ पे अपन को वेलोसिटी और x में रिलेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन को अपन v dv by dx लिख सकते। इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन के बदले v dv by dx लिख दो, दिस विल बी f by 2L माइनस 2L अपॉन 2L 1 होगा माइनस x by L, ये आ रहा है, और इस पूरे को dx से मल्टीप्लाई कर दो, इसका इंटीग्रेशन, f की वैल्यू गिवन है क्यों, ओके देखो यहाँ पे f की वैल्यू गिवन नहीं है, अपना आंसर भी f के टर्म्स में आ सकता है। और एक और चीज यहाँ पे साइन जो है ये प्लस हो जाएगा, प्लस x बाय एल, ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, वेलोसिटी को 0 से v वेरी करवा दो और x को 0 से l, तो v स्क्वायर बाई 2 किसके इक्वल आएगा, f बाई 2L कॉन्स्टेंट है, इनफैक्ट f बाई 2L माइनस 1 ये पूरा कॉन्स्टेंट है, तो पहले दो टर्म्स का अगर मैं इंटीग्रेशन साथ में करूँ, कांस्टेंट को बाहर ले लो और dx का इंटीग्रेशन l हो जाएगा, और दूसरे टर्म में 1 अपॉन l को बाहर ले लो और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स डालने के बाद l स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते, अपना फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू l को मल्टीप्लाई कर दो, तो f बाई 2 माइनस l प्लस l बाई 2, राइट। सो दिस विल बी f बाई 2 माइनस l बाई 2, और इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो v की वैल्यू f माइनस l का अंडर रूट ये आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 18, a uniform chain of length L has one of its end attached to the wall at point A, while 3L by 4 of the length of the chain is lying on the table, तो ये लेंथ 3L by 4 है, और ये वाला जो लेंथ है जिसको मैं येलो में मार्क कर रहा हूँ ये लेंथ L by 4 होगा। Find the minimum coefficient of friction between the table and the chain so that the chain remains in equilibrium। तो देखो अगर अपन येलो वाले पार्ट का FBD बनाते, पूरे चेन का अगर मैं मास m मान लूं, तो येलो वाले पार्ट का मास m by 4 होगा और इसका वेट m by 4g लग रहा होगा, और जो चेन वॉल से कनेक्टेड है, चेन का वो छोटा सा पार्ट, इस पे टेंशन T1 इस तरफ लगा रहा होगा, और जो चेन टेबल पे रखा हुआ है वो इस पे टेंशन T2 हॉरिजॉन्टली लगा रहा होगा, ये वाला एंगल 37 डिग्रीज दिया हुआ है, तो T1 का वर्टिकल कंपोनेंट T1 cos 37 इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, और T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 sin 37 T2 को बैलेंस कर रहा होगा, तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पर अपन को T2 मिल जाएगा, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर दो, तो T2 अपॉन mg by 4 विल बी इक्वल्स टू 1037 व्हिच इज 3 by 4, तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ रही, 3 by 4 टाइम्स mg by 4, राइट, ये T2 आ रहा है व्हिच इज
3 mg/16। और अभी अगर अपन राइट वाले चेन का एफवीडी बनाते जो चेन टेबल पे रखा हुआ, इस पे T2 लेफ्ट के तरफ लग रहा होगा, सेम T2, और इसका वेट नीचे की तरफ 3 mg/4 एंड नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, और इसको फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा। और क्योंकि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा हुआ है, अपन मान के चलेंगे कि स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट हो गई, तो फ्रिक्शन का नेचर लिमिटिंग होगा, विच विल बी म्यू टाइम्स n, और नॉर्मल फोर्स 3 mg/4 के इक्वल होगा। तो T2 को अपन किससे इक्वेट करेंगे, म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स विच इज 3 mg/4। T2 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो, T2 कितना होगा, 1/4 टाइम्स 3 mg/4 इक्वल्स टू दिस। तो 3 mg/4 कैंसिल हो जाएगा और म्यू की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। ये मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, a log of mass m is pulled at a constant velocity and with a force F by means of a rope of length L। ये रोप का लेंथ L दिया हुआ है और इस पे F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। The distance between the end of the rope and the ground is given to be h। Find the coefficient of friction between the log and the ground। देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये दिया हुआ है। कांस्टेंट स्पीड से मूव करना मतलब नेट फोर्स 0 होगा। तो इसका अगर अपन एफवीडी बनाते और इस एंगल को थीटा मान लेते, तो F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा होगा, F का वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा, लॉग का वेट mg नीचे एंड नॉर्मल फोर्स n ऊपर, और फ्रिक्शन का जो नेचर है वो काइनेटिक होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को अपन म्यू टाइम्स n लिख सकते, और सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे क्योंकि ये लॉग का वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जीरो एक्सेलरेशन। तो वर्टिकली अगर अपन फोर्स इक्वेशन को बैलेंस करते, नॉर्मल फोर्स प्लस F sin थीटा, ये mg के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स विल बी mg minus F sin थीटा, and horizontally F cos theta will be balanced by mu n, और mu n मतलब mg minus F sin theta। और अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी F cos theta अपॉन mg minus F sin theta। अच्छा, cos theta और sin theta तो अपन को पता है, cos theta L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाला लेंथ अपॉन L, ये होगा, एंड sin थीटा की वैल्यू h/L होगी। तो ये दोनों वैल्यूज डालने पर आंसर आ जाएगा। आंसर की में आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है 19 का, ये बड़ा सा ही आंसर आ रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये वैल्यूज डाल के देख लेना, इससे तुम्हें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते। इन द डायग्राम शोन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेज एंड द ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट। वेज मतलब ये वेज दिया हुआ है, और ब्लॉक मतलब ये लेफ्ट में जो प्लेस्ड है, इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। और कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है मतलब वेज का जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट की तरफ g tan थीटा होना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट सबको पता होगा। और रॉड नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा होगा, तो रॉड का नीचे की तरफ अगर मैं एक्सेलरेशन ar मान लूं, रॉड का और वेज का यहाँ पे कॉमन सरफेस इन कांटेक्ट दिख रहा है सबको, और ये कॉमन नॉर्मल होगा। तो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग अगर अपन नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दें, वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा होगा, तो ar cos थीटा विल बी इक्वल्स टू a sin थीटा। वेज का एक्सेलरेशन a, तो इसका कंपोनेंट अलोंग दी कॉमन नॉर्मल ये a sin थीटा होगा, और रॉड का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अपन ने ar मान ली, तो इसका कंपोनेंट अलोंग दी कॉमन नॉर्मल ar cos थीटा होगा। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। हमसे पूछा क्या गया, रॉड का मास निकालना। तो रॉड का मास निकालने के लिए अपन रॉड का एफबीडी बना सकते। द मास ऑफ द वेज इज सेम एज द मास ऑफ द ब्लॉक। वेज और ब्लॉक का मास सेम दिया हुआ, तो अगर मैं वेज और ब्लॉक दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान लूं, क्योंकि दोनों साथ में ही मूव कर रहे हैं, तो इन पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, रॉड इस पे नॉर्मल फोर्स इस तरफ लगा रहा होगा, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं दिया होगा, एवरीथिंग इज स्मूथ, और दोनों का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ g tan थीटा होगा।
तो नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही उसको इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, राइट? तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? n sin थीटा। तो n sin थीटा को टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन g tan थीटा। tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा कैंसिल हो गया और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 2 mg अपॉन cos थीटा आ गई। और अभी अगर अपन रॉड का एफवीडी बनाते, रॉड पे सेम नॉर्मल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा और रॉड का मास स्मॉल m मान लेते और रॉड का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ AR। तो रॉड का फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? mg माइनस नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट। नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? n cos थीटा। mg माइनस n cos थीटा इक्वल्स टू m AR। और AR मतलब a sin थीटा और a sin थीटा मतलब g tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये a की वैल्यू होगी, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करते, इसको सिंप्लीफाई करने पर स्मॉल m की वैल्यू मिल जाएगी अपन को स्मॉल mg माइनस नॉर्मल। नॉर्मल इंटू cos थीटा विल बी 2 टाइम्स कैपिटल mg इक्वल्स टू ma। और a की वैल्यू पता है अपन को, a की वैल्यू g tan थीटा sin थीटा। तो इस पूरे इक्वेशन में से g कैंसिल हो जाएगा। m को एक साथ LHS में क्लब कर लो, कॉमन ले लो m को, तो अंदर 1 माइनस tan थीटा sin थीटा बच जाएगा और 2m को RHS में ले जाओ। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर स्मॉल m की वैल्यू 2 टाइम्स कैपिटल M अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू साइन थीटा ये आ जाएगी। आंसर वेरीफाई कर लो, इसी फॉर्मेट में दिया है क्या? थीटा की वैल्यू गिवन है क्या? लेट्स सी, थीटा शायद दिया होगा। tan थीटा 1/√3 दिया होगा। तो साइन थीटा tan थीटा 1/√3 मतलब थीटा 30 डिग्रीज होगा, तो साइन थीटा 1/2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में दिया है आंसर 3m। नहीं, कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है अपने साथ, फिगर आउट करते। ओके देखो, आज कैलकुलेशन में बहुत सारे एरर्स हो रहे हैं। यहाँ पे अपन ने मिस्टेक किया था, ये मैंने फिगर आउट कर लिया। AR की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, वो एक्चुअली a tan थीटा होगा और a खुद g tan थीटा के इक्वल है। तो ये एक्चुअल में g tan स्क्वायर थीटा एंड tan थीटा 1/√3 दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉड जो है वो g अपॉन √3 का स्क्वायर, मतलब रॉड का एक्सेलरेशन g/3 हो जाएगा, राइट? तो जब अपन रॉड का फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से अपन ने मिस्टेक की, ये वाले स्टेप्स को रिप्लेस करना होगा। तो रॉड के फोर्स इक्वेशन में क्या मिलेगा अपन को? mg माइनस 2mg इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को अपन सिंपली g/3 लिख सकते। तो mg माइनस mg/3 विल बी 2mg/3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स कैपिटल mg। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 2 कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल m की वैल्यू 3 टाइम्स कैपिटल M आ जाएगी। ओके, सो कीपिंग असाइड कैलकुलेशन वाला पार्ट, आई होप इसका कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर एक्सरसाइज 4। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।